Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss the further classification of colloids, and this classification is based upon the particle size. Here we will consider the macromolecular colloids, multimolecular colloids, and associated colloids. So, first one are multimolecular colloids. Multimolecular colloids. See, what are multimolecular colloids? So, multimolecular colloids, these are the colloids. These are the colloids in which the particles aggregate or associate, the particles having dimensions of true solution, associate to form molecules whose dimension lie in colloidal range. See, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिनमें ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनका खुद का साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की डायमेंशन में है, बट वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे एटम्स मिलते हैं वो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उनका जो इंडिविजुअल साइज है वो तो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में है, बट जैसे वो एसोसिएट करेंगे तो उनका जो पार्टिकल साइज है वो किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल डायमेंशन में आ जाएगा. तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स. ठीक है, सो दीज आर मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स. एंड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में जितने भी मेटल्स के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आ जाएगा. जैसे गोल्ड सोल आ गया कोलाइडल सॉल्यूशन, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, या फिर और है डिफरेंट मेटल्स हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वो इस रेंज में जो है वो लाई करेगा, इस कैटेगरी में लाई करेगा. नेक्स्ट है आपके पास मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. सी, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या होगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स, molecules with large molecular masses. So these type of colloidal solution, or these are the colloids. These are the colloids in which the molecules having large molecular masses, split into small molecules, whose dimension lie in colloidal range, dimension. ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स का खुद का साइज तो लार्ज है, मॉलिक्यूलर मास भी उनका लार्ज है, बट जैसे ही सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो
पार्टिकल साइज है वो स्प्लिट हो जाएगा और पार्टिकल साइज किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल डायमेंशन में आ जाएगा। तो इस तरह के कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स की अगर बात करें, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि कैसे बनेंगे, बाय द एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। देखो अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे भी हमने एसोसिएशन वर्ड जो वो लिखा होगा, बट जो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का साइज जो है वो तो है ही नहीं कोलाइडल डायमेंशन में। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज लाई कर रहा है ट्रू सॉल्यूशन की डायमेंशन में, बट जैसे उनकी एग्रीगेशन हुई तो बन गए मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है, और एसोसिएटेड कोलाइड्स के केस में दीज आर द कोलाइड्स which are formed by the association of colloidal particles. Association of colloidal particles. See, अब कोलाइडल पार्टिकल्स की ही एसोसिएशन हो रही है और उनकी एसोसिएशन से ही क्या बन रहे हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स वो फॉर्म हो रहे हैं। मींस इंडिविजुअल जो पार्टिकल है वो भी कोलाइडल डायमेंशन में लाई कर रहा है और उनकी जो एसोसिएशन से जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो भी किस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बन रहा है वो भी किस डायमेंशन में लाई करेगा, वो भी कोलाइडल डायमेंशन में लाई करेगा। तो इस तरह के कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, and here you can distinguish between multimolecular colloids, macromolecular colloids as well as between the associated colloids. ठीक है, and you can distinguish between these colloids on the basis of their particle size as well as different properties shown by these colloids. ठीक है, so different properties जो show करते हैं ये different type के colloidal solution वो भी हम consider कर लेते हैं। Okay. सो डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं, कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, 1 नैनोमीटर से कम रहेगा। यहाँ पे मैक्रोमोलिकुलर, अब इनका तो पार्टिकल का साइज तो क्या था, लार्ज था, बट जैसे स्प्लिट हुए तो कोलाइडल डायमेंशन में है। ठीक है, और एसोसिएटेड कोलाइड्स के केस में कोलाइडल डायमेंशन में ही लाई कर रहे हैं और जो एग्रीगेशन से बन रहे हैं वो भी कोलाइडल डायमेंशन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो कंट्रास्टिंग पॉइंट इसके केस में आ जाएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास का। इनके केस में क्या होगा, स्मॉल होगा मॉलिक्यूलर मास, और इनके केस में क्या होगा, लार्ज होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इनके केस में इंटरमीडिएट रेंज का होगा। ठीक है, देन ये लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस वाले ही कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। और अगर हम बात करें इनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी लायोफिलिक इन नेचर, और इनके केस में मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के केस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी लायोफोबिक इन नेचर, और एसोसिएटेड कोलाइड्स के केस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो दोनों टाइप के होंगे, लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, दोनों तरह के पार्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं इनके केस में। देन जो और यहाँ पे कंट्रास्टिंग पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जा सकता है मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स के बीच में, दैट इज, और जो कंट्रास्टिंग पॉइंट इनमें कंसिडर किया जा सकता है दैट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स के केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के केस में जो है अगर इनके केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम कंसिडर करें तो इनके केस में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड दे कैन टेक एनी शेप, व्हाइल जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं इनके बीच में जो है वो इंटरमीडिएट रेंज के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करेंगे
लो टेम्परेचर पे जो है ये बिहेव कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और हाई टेम्परेचर पे ये बिहेव कर सकते हैं एज अ कोलाइडल सोल्यूशन। लो टेम्परेचर पे तो बिहेव कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और हाई टेम्परेचर पे बिहेव कर सकते हैं एज अ कोलाइडल सोल्यूशन। सो दीज आर द कंट्रास्टिंग पॉइंट्स बिटवीन द मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स जो है वो मोस्टली कौन फॉर्म करता है? जो पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स के केस में क्या होता है? लार्ज मोलिकुलर मासेस होते हैं, तो वो जो है वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स फॉर्म करेंगे। एसोसिएटेड कोलाइड्स जैसे सोप है आपके पास, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप है, तो सोप के मॉलिक्यूल्स में जो उसमें हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है। और मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स में मैंने आपको बताया जैसे जितने भी आइटम्स हैं, तो मेटल का आइटम है या गोल्ड है आपके पास, गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो या सल्फर का कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो किस तरह के पार्टिकल्स होंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज जो है वो ट्रू सोल्यूशन में लाई कर रहा है, बट जो भी आपके पास जैसे उनकी एसोसिएशन होगी तो कोलाइडल डायमेंशन में लाई करेगा। ठीक है। सो सच टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशंस आर नोन एज मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर भी हमने डिस्कस किया एज वेल एज एसोसिएटेड कोलाइड्स। नाउ इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। Properties of colloidal solutions. ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई जैसे फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई फिल्ट्रेबिलिटी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाएगी दैट इज स्टेबिलिटी, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी दैट इज हेट्रोजीनियस नेचर, ठीक है। पहले इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो फिजिकल स्टेट, जनरली हमने क्या किया, जनरल फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट होगी। ठीक है। सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा, तो जनरल जो इनकी फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? लिक्विड स्टेट होगी। अगर हम ब्लड की बात करें लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स। जनरल जो फिजिकल स्टेट आएगी वो लिक्विड इनके केस में एग्जिस्ट करते हैं, बट वी हैव स्टडीड कि सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन गैस भी हो सकता है, और गैस इन जो भी आपके पास जैसे सॉलिड इन गैस बन रहा है तो एरोसोल्स हो सकते हैं, लिक्विड इन गैस भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पॉसिबल है, बट जनरली हम कंसिडर करेंगे लिक्विड स्टेट। फिल्ट्रेबिलिटी, जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सोल्यूशन के वो पास कर जाते हैं किसके थ्रू? दे कैन इजिली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट अगर पर्चमेंट मेम्ब्रेन यूज करते हैं तो उसके थ्रू पार्टिकल्स है वो नहीं जा सकते हैं। देखो फिल्टर पेपर के थ्रू जो है इजिली पास हो सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर्स के जो पोर्स हैं उनका साइज लार्जर होता है, सो इजिली पास कर जाएंगे। ठीक है। ये हमने वहां पे भी स्टडी किया था, ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन इन कोलाइडल सोल्यूशन, वहां पे भी स्टडी किया था। फिल्ट्रेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी, अगर हम कोलाइडल सोल्यूशंस की बात करें तो जो कोलाइडल सोल्यूशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे विल बी क्वाइट स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होते हैं। एंड हेट्रोजीनियस नेचर, अब अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सोल्यूशन में हमें अपीयर तो होता है होमोजीनियस, बट एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। ठीक है। तो पार्टिकल्स दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर मींस कंपोजिशन डिफरेंट होती है। देन और जो प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज ब्रोनियन मूवमेंट। And what is Brownian movement? Brownian movement is what? Zigzag motion of the colloidal particles. The colloidal particles are under constant random motion. The constant random motion of the colloidal particles is known as a Brownian movement. तो zigzag motion जो है colloidal particles का
ठीक है, पार्टिकल इस साइड आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो जिगजैग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल्स का, दिस जिगजैग मोशन इज नोन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, दे आर अंडर कांस्टेंट रैंडम मोशन, दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट और जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इनकी, टिंडाल इफेक्ट आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में। टिंडाल इफेक्ट आ जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी is passed through the colloidal solution, then what will happen, the path of the light will become visible। तो कोई भी हमारे पास जैसे सोर्स है, उससे लाइट जब वो आ रही है and this light is passed through the colloidal solution, then what will happen, the path of light will become visible। ठीक है, जो पार्टिकल्स है वो क्या शो करेंगे, यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दे विल शो the scattering of light। So what is Tyndall effect? The scattering of light by the colloidal particles। This effect is known as Tyndall effect। So जो colloidal particles है वो scattering शो करते हैं, तो इस टिंडाल इफेक्ट को हम एक बार जब डिटेल में जब डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली होता क्या है टिंडाल इफेक्ट में। सो जनरली मैंने आपको बता दिया टिंडाल इफेक्ट है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट की वजह से होगा क्या, द पाथ ऑफ द लाइट विल बिकम विजिबल। एंड क्यों विजिबल होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, सो लेट अस स्टडी द टिंडाल इफेक्ट in detail in a comparative account with the true solution as well as in comparison with colloidal solution। See, here we have two transparent beakers। हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट बीकर्स हैं और इनमें जो है वो सोल्यूशन फिल्ड है। एक के केस में है कोलाइडल सोल्यूशन और एक के केस में है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एंड हियर वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट आपके पास कोई भी हो सकता है, आपके पास एक टॉर्च भी हो सकती है। ठीक है, you may have even a torch, जिससे बीम जो है लाइट का वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, नाउ दिस बीम विल पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन as well as it will pass through the true solution। Now see, what will you observe? यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, when the light is passed through the colloidal solution, then scattering of light will take place by these colloidal particles and the path of light will become visible। The colloidal particles will carry out scattering and due to the scattering of light, the path of light will become visible। Okay, most of the students were unable to understand this कि ये क्या हो रहा है इसमें। So एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे ही अगर आप व्हीकल का एग्जांपल लें तो व्हीकल की हेडलाइट जो है, जैसे अगर आप नाइट में व्हीकल की हेडलाइट जो फोकस करें तो जो डिफरेंट पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आएंगे, दे विल स्कैटर द लाइट and due to the scattering of light, the path of light will become visible। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया solid particles may be present in air and इसको हमने एयर या फिर गैस में कंसीडर किया। सो
they will constitute what? Aerosols. These aerosols will carry out the scattering of light. और उसकी वजह से जो बीम हमें इतना लॉन्गर बीम जो विजिबल होता है वो उसकी वजह से ही होता है. रीजन, जो एयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे विल कैरी आउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट. सो टिंडाल इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है, अभी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई थी. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स. Due to scattering of light, the path of light will become visible. This effect is known as Tyndall effect. Next जो concept है, next is of electrophoresis. Let us discuss what is electrophoresis. So, next जो property आती है that is precipitation वाली जो property है. और charge जो colloidal particles हैं they are charged particles. So next जो property है, colloidal particles are charged particles, and here with the help of electrophoresis we will establish the charge. Electrophoresis. See, अब electrophoresis में देखो क्या है. आपके पास एक U-shaped ट्यूब है. इस तरह से आपके पास एक यू शेप्ड ट्यूब है एंड इन दिस यू शेप्ड ट्यूब व्हाट वी हैव डन, वी हैव फिल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन. क्या फिल कर रखा है इस यू शेप्ड ट्यूब में? हमने कोलाइडल पार्टिकल्स में प्रेजेंट कोलाइडल सॉल्यूशन जो फिल कर रखा है. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कोलाइडल सॉल्यूशन जब प्रेजेंट है. ठीक है, सो ये इस वे में कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास है इसमें. एंड व्हाट वी विल डू, दो प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है and these are dipped in colloidal solution and these are connected with the source of electricity. Now see, एक जब वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और एक जब वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा. Now see what will happen in this case. अब देखो इसके केस में एक्चुअल में होगा क्या. जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे then what will happen? Under the influence of electric field, the colloidal particles will start moving towards the opposite electrode. Suppose अगर colloidal particles के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज colloidal particles यहाँ पे थे, तो वो अपोजिट चार्ज की तरफ जब मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना वो स्टार्ट कर देंगे. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ? Movement of the colloidal particles under the influence of electric field. Under the influence of electric field. Movement of the colloidal particles under the influence of electric field is known as electrophoresis. ठीक है, is known as electrophoresis. Is known as electrophoresis. So जो colloidal particles हैं they will move under the influence of electric field. This is known as electrophoresis. And at the opposite electrode, अब suppose अगर colloidal particles के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो opposite electrode की तरफ जो है वो यहाँ पे precipitate out हो जाएंगे, coagulate हो जाएंगे. ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश करता है कि जो colloidal particles है आपके पास वो किस तरह के particles हैं, they are charged particles. और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, उन चार्ज पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी,
कोगुलेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, बिकॉज दे विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द रीजन अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो अपोजिट चार्जेस की तरफ जो है वो मूव करेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर उनके पास चार्ज है तो डेफिनेटली दे विल मूव, अगर नहीं है देन दे विल नॉट मूव। बट जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड they will move towards the opposite electrode, and the movement of the colloidal particles under the influence of electric field is known as what? Electrophoresis. ठीक है? So movement of the colloidal particles under the influence of electric field is known as electrophoresis. You can see जो भी colloidal particles हैं वो opposite electrode की तरफ क्या करेंगे? Move करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी और प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।